नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या एनडीए अब खत्म होगा? नीतीश नायडू इतनी कमी कर दी गई कि मोदी सरकार ने आधा कर दिया बजट। 4.50 से 2.25 पर आ गया बजट शिक्षा पर। यानी कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यानी कि इससे आप दर्शक यह समझिए कि शिक्षा पर इस देश की सरकारें जो खर्च किया करती थी ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो, उसको लेकर के सरकार जो बजट दे रही थी, तो यह सरकार 2.5 तक आ गई है। 2.25 मान लीजिए, 2.25 टू 2.5 तक, यानी कि बजट कम कर दिया। जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर के है, सुरक्षा पर भी बजट कम कर दिया। अब सुरक्षा पर बजट 86 बिलियन डॉलर तक आ गया गिरते गिरते, जो कि ऊपर जाना चाहिए। अब इन सभी चीजों से यह तो आज जो सरकार ने बजट पेश किया, इस बजट से यह तो एहसास हो गया कि इस सरकार के हाथ खाली हैं और इस सरकार के पास कुछ देने के लिए नहीं है, ढोंग है। क्योंकि यह सरकार जो कर्ज लेकर के बैठी हुई है, 244 लाख करोड़ से लेकर के 250 लाख करोड़ तक का कर्ज लेकर के बैठी है, उसकी अदायगी इस सरकार से नहीं हो पा रही है। इस सरकार की कमाई का आधा हिस्सा कर्ज अदायगी में चला जा रहा है, पहली चीज, जिसकी वजह से यह परेशान है। और कर्ज लेकर के पैसे खर्च कहां किए, इसका कुछ अता पता नहीं। अब यह सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, बजट पेश कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण इस बजट को बना रही है या पीएमओ में बन रहा है? यह हर कोई जानता है, पीएमओ में बनता है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री नहीं, रीडर मंत्री हैं। रीडर यानी कि पढ़ने वाली मंत्री हैं, वहां से जो आता है उसे पढ़ देती हैं। इसका मतलब प्रकला प्रभाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, जो कहते हैं वह सही है, पहली चीज। और दूसरा पहलू कि इस बजट ने किसी को कुछ दिया नहीं है। हालांकि इस बजट में लेने का सिलसिला देश से शुरू रहा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यह इस देश का आज तक का ऐतिहासिक बजट है। बिल्कुल ऐतिहासिक है, कोई शक नहीं। एक पाखंडी का बजट है यह। आज तक इस देश में किसी ने, सरकार ने पाखंड नहीं किया जो मोदी सरकार ने किया। इस बजट ने यह साबित कर दिया है। दूसरी होगी, अब इसके अगली पहलू पे आए कि बिहार को क्या दिया और आंध्रा को क्या दिया। मैं इनके सहयोगी दलों की ही बात कर रहा हूं। बिहार को क्या दिया और आंध्रा को क्या दिया। बिहार को ठेंगा दिया और आंध्रा को झुंझुना, लेकिन उसमें झुंझुने में आवाज नहीं है, सिर्फ दिख रहा है झुंझुना, आवाज कुछ नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं दिया। केरल और तमिलनाडु का जिक्र बार बार आया, तो केरल और तमिलनाडु में क्या मंदिर बना के घंटा बजाएंगे या क्या करेंगे? इस सरकार का फिर एक बार हिंदू धर्म मंदिर वाला हिसाब फिर चलने लगा है। दूसरी चीज कि चूंकि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, यह भी एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिससे मोदी भाग नहीं सकते, और इस पर कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि नीतीश नायडू शिंदे का पारा जो हाई है, तो नीतीश कुमार ने जो 4 उद्योग लगाने का बिहार में अभी यात्रा के दौरान कर रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां लगाऊंगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिन महिलाओं को 10,000 रुपया दिया था उसमें कौन क्राइटेरिया में है, उनको 2 लाख और मिलेंगे रोजगार करने के लिए।
तो मोदी सरकार ने बजट में तो बिहार को दिया नहीं, तो नीतीश करेंगे कैसे? तो नाराजगी बढ़ेगी नीतीश की। अब चंद्रबाबू नायडू का पारा हाई हो गया और कोई टिप्पणी नहीं आया कि चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ का डिमांड किया था, 1,50,000 करोड़ का डिमांड किया था। 1 फरवरी रविवार को बजट पेश हुआ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो अब क्या आगे चंद्रबाबू नायडू बस अल्टीमेटम ही देते रहेंगे और पारा हाई करते रहेंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू एक्शन मोड में आएंगे, जैसा उन्होंने कहा था कि हम समर्थन वापस लेंगे? यह बात बड़ी प्राथमिकता से चर्चा में आई थी, ठीक है। लेकिन बिहार का नीतीश कुमार के जेडीयू से कोटे से जो ललन सिंह मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, मछली पालन मंत्री, उनके बजट से जो कहा गया कि वहां विकास होगा, मछली पालेंगे लोग, तो ललन सिंह ने 2 साल के अंदर बिहार में कितना तालाब बनवाया, कितना मछली पाला वहां पर, उससे क्या इनकम लोगों की आई? क्या इस बात का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। यानी कि मछली पालन मंत्री का 4,000 करोड़ रुपए का तकरीबन जो बजट है, उस बजट को सब मंत्रिमंडल ही खा रहे हैं, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। जो पुराने तालाब है उन्हीं को दिखा करके सब कुछ ढिढोरा पीटा जा रहा है। नए तालाब 2 सालों के अंदर ललन सिंह ने क्या किया? अब इस पर तो नीतीश जवाब दे सकते हैं या ललन सिंह। ललन सिंह तो इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार को नहीं भा रहा है, पहली चीज। इसलिए नीतीश कुमार का पारा अब और हाई हो गया। अब और भी मिशन 122 को जो कंप्लीट हुआ था उस पर आगे नजर और डालेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू ने के अल्टीमेटम पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी कड़ी इस सरकार के हैं कि चंद्रबाबू नायडू है तो मोदी सरकार है, अन्यथा मोदी सरकार नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू के सामने कई समस्या आ गई। पहला कि बजट में चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया जो उन्होंने मांगा था। तो अभी तक 1 साल से इंतजार किए बजट का, बजट आया, बजट चला गया, लेकिन सरकार ने उनसे वायदे जो किए वह वायदा बजट में नहीं पूरा किया और उन्हें घंटा बजाने के लिए झुनझुना थमा दिया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, वह प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहला चीज, जिससे चंद्रबाबू नायडू को बहुत नुकसान होगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, 2014 में आए थे चंद्रबाबू नायडू, तो 19 में इसी वजह से चुनाव हार गए, और इस बार भी यही हाल होगा कि बजट न मिलने के कारण प्रोजेक्ट रुकेगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो जवाब नहीं हुआ अपने वोटर्स को दे पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि चंद्रबाबू नायडू के 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भी भरपाई यह सरकार नहीं कर रही है सब्सिडी के तौर पर। जो चंद्रबाबू नायडू ने सी फूड्स मछुआरों को नुकसान हो रहा है अमेरिकी टैरिफ की वजह से, वह कारोबार बंद हो रहा है। वह टैरिफ का जो कहे थे चंद्रबाबू नायडू ने कहा था आप सब्सिडी के तौर पर 25,000 करोड़ दे देना, वो अभी नहीं दिया, वो अभी नहीं दे रही है सरकार। यहां से भी उनका पारा गर्म हो रहा है। और तीसरा चीज कि जगन मोहन रेड्डी से मोदी सरकार नजदीकियां बहुत ज्यादा बना रही है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो अब जब मुख्य विपक्षी पार्टी उनको उनसे नजदीकी बना रही है और चंद्रबाबू नायडू को धोखा दे रही है, कह रही है कुछ भी करने को लेकिन कर कुछ नहीं रही है। तो ऐसे में जगन मोहन रेड्डी को प्राथमिकता मिलेगी
तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश में माहौल बनाने का पूरा मौका मिलेगा कि देखिए यह कर दिए लेकिन सब काम रुका हुआ है, केंद्र सरकार से क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो अलग अलग तरह से माहौल वहां बनाएंगे। सी फूड्स मछुआरों से, समुद्री किसान जो है उनसे माहौल बनाएंगे। देखिए आपको नुकसान हुआ, इनके समर्थन की सरकार है मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने बात की नहीं की, आपको दिलाया कुछ, सब्सिडी दिलाया नहीं दिलाया, यह कुछ भी नहीं करेंगे। यह जगन मोहन रेड्डी माहौल बनाएंगे। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन कानून को जो समर्थन दिया मुस्लिम समुदाय को, वह टारगेट करेंगे, बोलेंगे आपके साथ धोखा किया, इन्होंने कहा था हम समर्थन नहीं देंगे लेकिन दिया। तो चंद्रबाबू नायडू को इससे खासा नुकसान होगा। अब चंद्रबाबू नायडू के पास एक ही रास्ता बचता है, समर्थन वापसी का। लेकिन इसका एक और पहलू जो आप दर्शकों को जानना है, बजट तो हो गया, जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है चरित्रहीनता का, जेफरी एप्स्टीन जो था वह चरित्रहीनता था, वह सेक्स स्कैंडल में लिप्त व्यक्ति था, वही उसका धंधा था। उससे इतनी नजदीकी होनी, कई बार की मुलाकात और उसके कहने पर नाच गान मोदी का। अब कुछ ना कुछ तो अंदर की भी बात होगी। तो ऐसे में मोदी के साथ रहेंगे तो चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक खराब होगा, उनकी चरित्रहीनता पर भी सवाल खड़ा होगा। अब नरेंद्र मोदी को कैसे चंद्रबाबू नायडू वहां बुलाएंगे, और नरेंद्र मोदी तो ढोल नगाड़ा बजाने वाले, वहां प्रदर्शन हाथ हिलाने वाला करते हैं, तो इनके सामने कौन नाचेगा, कौन अपने बच्ची को खड़ा करेगा, कौन महिला आएगी इसके रैली में जब इनके ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है। तो इन्हें देश के हिसाब से देखेगी। तो फिर चंद्रबाबू नायडू इनके साथ रहेंगे तो उनका भी क्रेज खराब होगा। ऐसे लोगों से संगत है, ऐसे लोग प्रधानमंत्री है, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है, तो आंध्र प्रदेश में उनका क्रेज घटेगा। तो चंद्रबाबू नायडू का पारा अब हाई हो गया। जब तक जेफरी एप्स्टीन फाइल का डिटेल्स नहीं आया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक है, नाम वैसे आ रहा है, बस लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब तो आ गया, ईमेल आईडी सब कुछ, एड्रेस पेड्रेस सब आ गया। यह आ गया कि इजराइल गए थे, उसने अपने मेल में जिक्र किया है इसका। इनको नचवाया गया था, मोदी को जेफरी एप्स्टीन ने नचवाया था इनको, और ये नाचे थे, और उसने लिखा था कि हाँ सब कुछ हो गया। वह सब कुछ क्या है यह कांग्रेस अब पूछ रही है। इतनी आसानी से मोदी बच नहीं सकते, जवाब दे नहीं पा रहे हैं और खजाना खाली करके बैठे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का पारा हाई है। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, एकनाथ शिंदे। अब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद माहौल गर्म हो गया। सुनेत्रा पवार जब तक डिप्टी सीएम नहीं बनी थी तब तक तो कुछ नहीं कहा जा रहा था, और डिप्टी सीएम बनते ही इनके ऊपर 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लग गया, और ईडी के पास उसके सबूत है जो एक बैंक से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि यह घोटाला राज्य के 31 जिला सहकारी बैंकों से जुड़ा है। आरोप है कि 2002 से 2017 के बीच नियमों को ताक पर रख करके चीनी कारखानों को भारी कर्ज बांटे गए थे। जब ये कारखाने कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद बैंक ने वसूली के नाम पर इन कारखानों को, उनकी जमीनों को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संपत्तियां सुनेत्रा पवार के करीबी रिश्तेदारों ने ही खरीदी। इसमें सुनेत्रा पवार को आरोपी ईडी ने बनाया है। तो डिप्टी सीएम बनते ही 25,000 करोड़ की जांच शुरू इनकी, सुनेत्रा पवार को। अब सुनेत्रा पवार को क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्द डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी जब 13वीं भी नहीं हुआ था अभी अजीत पवार का? इसके दो कारण हैं। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के एक दिन पहले 31 को यह शपथ लेती है और 30 को एक अफसर अपने लाइसेंसी गन से सुसाइड कर लेता है।
कहता है कि टॉर्चर में सह नहीं पा रहा हूं। और सुनेत्रा पवार शपथ लेती है, उसके बाद इनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि 25,000 का घोटाला है। ईडी कहती है कि हमारे पास में सबूत है इसके मनी लॉन्ड्रिंग का। तो यह सारी चीजें सुनेत्रा पवार को कटघरे में डाल देती है और बहुत बुरी तरह से फंसाती है। अब क्या सुनेत्रा पवार जब चली गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो यह दाग धुल जाएगा? तो जब तक सुनेत्रा पवार भाजपा के साथ रहेंगे तब तक तो बची रहेंगी, अगर शांति से रही तो, और नहीं तो थोड़ी भी हरकतें दिखाई तो इनको ले डूबेगी ईडी। अब जब भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए 14 से 15 विधायकों की ही जरूरत है, तो उसके लिए सुनेत्रा पवार काफी है, क्योंकि एक तो नई राजनीति में आई है और दूसरा अजीत पवार की एनसीपी के अंदर ज्यादातर लोगों के घोटाले की फाइल मोदी सरकार के पास है। तो ऐसे में 15 विधायकों को तोड़ना या 25 विधायकों को तोड़ना बड़ी बात नहीं होगी। और अगर भाजपा ने चाहा, जितना प्रेशर दिया था एकनाथ शिंदे के पार्टी को विलय करने के लिए, उतना प्रेशर अगर सुनेत्रा पवार को दे दिया तो एनसीपी को या भाजपा में विलय कर देंगे। अब शरद पवार ने भी यह कह दिया है साफ शब्दों में कि अब अजीत पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी, अब इसकी प्रक्रिया रुक गई है जो एकजुट होने वाले थे, अब यह संभव नहीं है। यानी कि शरद पवार का कोई भी सपोर्ट अब सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सुनेत्रा पवार से अपने 15 विधायकों की पूर्ति कर लेगी और उसके बाद इनको ईडी के हवाले भी कर सकती है या हटा भी सकती है या फिर किसी कोने में पड़े रहेंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के भी अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया बीएमसी में, और यह कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर 2.5 साल का मेयर होगा तो ठीक है, और नहीं तो आप देख लीजिए। और भाजपा ने भी कह दिया कि हम आपका नहीं बनाएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बनना तय माना जा रहा है, जो 1-2 दिनों में उसके भी तस्वीर सामने आ जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात करके 24 पार्षदों का समर्थन ले लिया है, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद एकनाथ शिंदे के 8 पार्षदों की जरूरत उद्धव ठाकरे को पड़ेगी, जबकि कहा जा रहा है 29 के 29 जाने को तैयार है। अगर उद्धव ठाकरे का पार्षद बन गया, उद्धव ठाकरे शिवसेना का, तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से बढ़ेगी और एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच, देवेंद्र फडणवीस के बीच टकराव बढ़ भी रहा है बीएमसी में मेयर न बन पाने के कारण। और बाकी कई जगहों पर एकनाथ शिंदे ने भाजपा का साथ छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ मेयर बना लिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस की सरकार से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है, जिसके पास 57 एमएलए, 7 सांसद और 29 पार्षद हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर निकलते हैं तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है 7 सांसदों के साथ, और ऐसे में एकनाथ शिंदे का पारा और भी हाई होगा। लेकिन बजट में चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखाधड़ी होना और उनको जो डिमांड थी नहीं मिलना, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था नहीं देना, इससे उनका पारा अब हाई है। अब वह दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। नीतीश कुमार को 4 उद्योग जो मिलने थे वह नहीं मिले, इसके लिए नीतीश की भी नाराजगी अब और बढ़ेगी। एक रास्ता उन्हें मिल गया, जबकि वह पहले ही 122 विधायकों का दल तैयार कर चुके थे, बहुमत का आंकड़ा। ऐसे में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने की जुगलबंदी नीतीश नायडू शिंदे की हो सकती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब यह आप कह सकते हैं कि जो हालात और परिस्थितियां बनी है, इससे एनडीए अब खत्म हो जाएगा। यह 3 दल
अगर मोदी से पीछा छुड़ाते हैं और पैर कदम पीछे खींचते हैं तो ऐसे में एनडीए गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी के जो दल है वह सरकार नहीं बचा पाएंगे, इक्का दुक्का वाले हैं। तो अब माहौल गर्म हो गया है। इस बजट ने, निर्मला सीतारमण के इस बजट ने और मोदी के बजट ने बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी है। यह उम्मीद उन सहयोगी दलों का खत्म कर दिया है और यह दिखा दिया है कि सरकार का खजाना खाली है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास झुंझुना है। अब नीतीश नायडू शिंदे का फैसला क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नीतीश नायडू शिंदे मिल करके इस सरकार को आने वाले वक्त में उखाड़ फेंक सकते हैं और इस देश एक बार फिर लोकसभा मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ सकता है। तो इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और आपके सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।